आज सभी एसेट क्लास में बिकवाली दिख रही है। इक्विटी मार्केट में तो बिकवाली दिख ही रही है, आज बुलियन मार्केट में पर भी दबाव है। क्या हो रहा है और इस हफ्ते कुछ अहम खबरें हैं जो बाजार पर हावी है। वो अहम इवेंट ये है कि कल यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 6 बजे तक वोटिंग होती है, उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसको लेकर अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा 6 और 7 नवंबर को यूएस फेड की बैठक है और वहाँ पर ब्याज दरों को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, कितनी कटौती होती है। हालांकि बाजार 4.5% कटौती का अनुमान लगा रहा है। और साथ ही 8 नवंबर को चीन की तरफ से राहत पैकेज का भी ऐलान होगा। उसके अलावा भी कई सारे डेटा है जिसमें जॉबलेस क्लेम वगैरह के डेटा वगैरह पर भी बाजार की नज़र रहेगी। तो काफ़ी अहम इवेंट्स है इस हफ्ते और इस वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। और घरेलू बाजार में देखें तो आज चौतरफा यहाँ पर बिकवाली दिख रही है। इक्विटी मार्केट में तो गिरावट दिख रही ही है और गोल्ड और सिल्वर मोह ट्रेडिंग में जो तेजी थोड़ी लौटी थी, रिकवरी लौटी थी गुरुवार की गिरावट के बाद, वो फिर से गायब हो गई है। और सोना और चांदी दोनों पर आज दबाव दिख रहा है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट एमसीएक्स पर सोना दिखा रहा है, 78,500 के नीचे आ चुका है। और चांदी में तो करीब करीब 1,000 रुपए की गिरावट दिख रही है, 94,800 रुपए के नीचे चांदी है। रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब 6,000 रुपए नीचे अब चांदी आ चुकी है। लेकिन आगे क्या होगा, यूएस चुनाव का क्या बुलियन मार्केट पर असर होगा, यही आप समझेंगे। हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं। बिटूपन मजुमदार हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, और साथ ही हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ हैं। सबसे पहले चिराग जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्या करना चाहिए यूएस चुनाव से पहले? किस तरह की वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर दिख रही है? क्या गिरावट कुछ और बढ़ सकती है क्या सोने और चांदी में? देखिए विश्वमन, जब मार्केट में इस तरह की तेजी आती है, एक शॉर्ट टर्म में आपको इतना बड़ा जब मूव देखने को मिलता है, तो एक चीज जरूर लाजमी है कि वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। और स्पेशली यहाँ पे जब 2 बड़े इवेंट्स है, एक है जैसे आपने कहा कि यूएस के इलेक्शन है और दूसरे फेड की मीटिंग की आउटकम है, ऐसे सिचुएशन में वोलेटिलिटी हमेशा मार्केट में रहेगी। तो जब ऐसे कोई इवेंट आते हैं तो अगर कोई ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म निवेशक है, उसने थोड़ा साइडलाइंस में रहना चाहिए, क्योंकि इसका आउटकम भी पता नहीं है। देखिए, एक चीज है कि इलेक्शन के क्या रिजल्ट होंगे, इसके ऊपर भी बहुत ही कांटे की टक्कर रही है कमला हैरिस के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो वहां पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बात, फेड में जो है वो हालांकि लोग मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के कट हो सकते हैं, पर अगर वहां पे कुछ सरप्राइज आ जाए तो वहां पे भी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो मैं कहूंगा अगले 2-3 दिन वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। और यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए ट्रेड करना चाहता है तो उससे थोड़ा साइडलाइंस में रहना चाहिए। आगे क्या लग रहा है, क्योंकि अब त्योहारी सीजन के बाद अब 12 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है जो कैट की तरफ से जो डेटा दिए गए हैं शादियों के, और उस डिमांड में और उस उम्मीद में जो लोग बैठे होंगे कि कुछ भाव नीचे आएगा। क्या लग रहा है आपको, नवंबर के महीने में वो गिरावट आपको दिख रही है क्या गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, ओवरऑल अगर आप हमारा व्यू देखें तो हमारा मानना है कि तेजी अभी भी बरकरार रहेगी। जो भी करेक्शंस आएंगे वो शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप देखिए ये मार्केट को चला रहे हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है, वो आज भी बरकरार है। अगर कोई भी करेक्शन आता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े बहुत ईज हो जाते हैं, तो मार्केट का फोकस हो जाएगा इंटरेस्ट रेट की तरफ या यूएस की फिस्कल पॉलिसी की तरफ। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट की जो शुरुआत हुई है, उसकी वजह से जो रियल रेट्स है वो काफी हद तक नीचे आ जाएंगे और उसका फायदा होता है गोल्ड प्राइसेस को लॉन्ग टर्म पे। दूसरी बात, यूएस की फिस्कल पॉलिसी में वो अभी भी बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है, तो उसका भी फायदा गोल्ड पे होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई 6 से 12 महीने का व्यू लेके चले तो करेक्शन में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का जहां पे लोगों ने निवेश करना चाहिए। और हमारा मानना है $3,000 के आसपास आपको फर्स्ट क्वार्टर 2025 में भाव देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 3,000 का भाव कॉमिक्स पर दिख सकता है। अगर उसे यहाँ पर रुपए के फैक्टर को कांस्टेंट अगर मान ले तो एमसीएक्स पर क्या भाव होगा सर? देखिए, मैं कहूंगा कि यहाँ से अराउंड आप समझ लीजिए 10% की और तेजी आ जाएगी। जो इंडियन के आसपास है तो 85,000 के ऊपर का भाव आ गया 10% में सर। जी हाँ, बिल्कुल। ओके सर, तो क्या अगर उस भाव के लिए अगर मुझे खरीदना है तो किस भाव पे खरीदें?
देखिए ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कहना, बट मैं कहूँगा शायद $2700 या 2680 मार्केट होल्ड कर देना चाहिए। मुझे कोई बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गिरावट आपको यहाँ से नहीं दिख रही, तो 2700 के आसपास भी अगर आपको मिल जाए तो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। हालांकि बाजार है, टाइम करना मुश्किल है कि कितनी गिरावट कब आएगी, लेकिन आगे तेजी ही आपको दिख रही है। चांदी में बताइए, चांदी कैसी दिख रही है? चांदी जिस तेजी से ऊपर गई थी, करीब करीब 6000 रुपए नीचे भी आ गई, और गिरावट दिखती है क्या? देखिए विश्वनाथ, आप जानते हैं कि चांदी पे हम बहुत ज्यादा बुलिश है। मेटल फोकस का व्यू है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 2-1 साल यानी 12 से 24 महीने का व्यू लेके चांदी में चले तो बहुत ही बढ़िया यहाँ से रिटर्न आ सकते हैं। हमारा मानना है $40 to $43 आपको चांदी में दिख सकते हैं, जो ऑन एन एवरेज 20 से 30% यहाँ से अपसाइड चांदी में है। मैं कहूँगा चांदी की अभी रैली की जस्ट शुरुआत हुई है। जो भी करेक्शंस आएंगे वो शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। हाँ, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। आपको करेक्शन में 3 से 5% के फॉल जरूर देखने को मिल सकते हैं चांदी में, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। 2 साल का व्यू एटलीस्ट चांदी में लेके चलना चाहिए। अगर आप नजरिया रखते हैं तो आपको यहां पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप बाजार में अभी इस वॉलेटिलिटी से दूर रहें, अगर भाव कुछ नीचे आते हैं तब आप एंट्री करें और 2 साल वक्त दे, एक इन्वेस्टर बने चांदी में, तो आपको बढ़िया मुनाफा हो सकता है, ऐसा चिराग मानते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए अब टेक्निकली अब समझते हैं विटूपन से। विटूपन, अहम हफ्ता है, काफी वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट, क्या सलाह देंगे जो ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से आज? देखिए, फिलहाल जो ओवरऑल जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब ये कोई इवेंट रहता है तो बाजार में थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। और जनरली इसका जो हम लोगों ने लास्ट वीक भी बात किया था और रिसेंटली भी सभी लोग बात कर रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। और हम लोगों ने टारगेट भी सेटअप किया था, आपने सबका टारगेट भी लिया था, तो लाख के ऊपर भी सिल्वर दिख रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का जो फेजेस रहता है बाजार में, 4-5 दिन का, 6 दिन का, जो शॉर्ट टर्म फेजेस का भी फेजेस 1 महीना भी रहता है, 1 मंथ तक भी रहता है। तो ये बाजार में एक फेज कभी कभी बहुत लोग को अनबियरेबल लगता है। तो फिलहाल के लिए देखिए, थोड़ा शायद बाजार में थोड़ा सा एक पॉज जैसा, थोड़ा सा एक स्लाइट पॉज जैसा कर रहा है। और लेकिन इसका आउटलुक तो पॉजिटिव ही है। और ये पॉज ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाजार को देखते हैं, जिसको हर दिन मतलब इंट्राडे ट्रेड लेना है या 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव में ट्रेड लेना है, तो वहां पे देखिए सिल्वर में एक छोटा सा गलत हुआ कि यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड था शॉर्ट टर्म का, वहां पे एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है 96,000 का एक लेवल ब्रेक डाउन हुआ है। तो उसके हिसाब से बाजार में शायद थोड़ा सा करेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है, छोटा मोटा करेक्शन रह सकता है। तो यहाँ पे अगर पुल बैक आता है, थोड़ा छोटा-मोटा पुल बैक आता है 95,200, 95,300, ये सब के लेवल के आसपास एक शॉर्ट बन सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही है। और इसका शायद शायद टारगेट 94,000 तक आ सकता है। लेकिन सेम सिनेरियो सिर्फ गोल्ड में भी है, लेकिन गोल्ड रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग बुलिश है फिलहाल के लिए की। लेकिन एक चीज हो सकता है कि गोल्ड में भी छोटा-मोटा करेक्शन बन सकता है। यहाँ पे 700-800 रुपए का गिरना हो सकता है, या गोइंग फॉरवर्ड रिजल्ट्स के टाइम में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी रहे। तो यहाँ पे जो बाजार में ऐसे रह सकता है कि ट्रेड अवॉइड करें, तो ट्रेड अवॉइड करना भी कोई खराब नहीं रहेगा। क्लैरिटी आ जाने दीजिए पूरा एफओएमसी मीटिंग का, या बाकी जो यूएस के इलेक्शन के बाद जो जब वोलेटिलिटी और मार्केट स्टेबल होता है तब ट्रेड लेना ज्यादा क्लियर रहता है। अगर ट्रेड करना है फिलहाल के लिए तो सिल्वर में इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा विथ ए टारगेट ऑफ 94,000। ओके, तो ये व्यू निकल कर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर में जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन चलिए, त्योहारी सीजन में किस तरह की डिमांड रही है, धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये जो लंबा हफ्ता था, 5-6 दिनों का त्योहारी सीजन का, इसमें किस तरह की खरीदारी हुई है, कंज्यूमर्स का फोकस क्या था, गोल्ड ज्यादा वो तरजीह दे रहे थे या चांदी की खरीदारी ज्यादा हुई है? पूरे डेटा के साथ हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, वाइस चेयरमैन है जीएसी के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। सर बताइए, किस तरह की डिमांड रही है पूरे ओवरऑल, ये जो 5-6 दिनों का जो पीरियड था, इसमें कितनी खरीदारी गोल्ड की हुई है और कितनी चांदी की सर? ऐसा है कि यह त्योहार बहुत ही मतलब साल भर का इंतजार होता है इस त्योहार के लिए, और इस त्योहार में सभी को अच्छी खासी आशाएं होती है। और गोल्ड ने जो मुझे लगता है कि ओवरऑल रिकॉर्ड बनाया, वो पहले तो ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर के 42 टन के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि 30-35 टन के आसपास का धनतेरस का सेल नोट किया गया था। लेकिन बाद में ये जो पूरा हफ्ता अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब 75 टन के आसपास का गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बिका है।
और सिल्वर में भी काफी चमक देखी है। सिल्वर में तो 30% की ग्रोथ, जो नॉर्मल जो धनतेरस को ही जो हमारा सिल्वर बेचते हैं उससे 30% की ग्रोथ, ये बताता है कि ग्राहकों का विश्वास और ज्यादा इसके तरफ प्रभावित हो रहा है। और लोगों को भी सब समझ में आ गया है अभी कि ये एक सेफ हेवन के साथ साथ हमारा उज्जवल भविष्य को लेके जो हमें यूज करने वाली चीज अगर कुछ है तो वो केवल और केवल ज्वेलरी इंडस्ट्री से ही मिल सकती है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार जो वेडिंग सीजन नवरात्र के बाद से जो खरीदारी शुरू हुई और जैसे तुलसी पूजन हो जाता है उसके बाद शादियां शुरू होती है, तो 40 लाख के आसपास शादियां होने के कारण ग्राहक जो शादी की ग्राहकी है वो भी निकल पड़ी है। तो सेल में बहुत अच्छा बूस्ट है और मुझे लगता है रिटेलर काफी इससे खुश भी है। रिटेलर खुश है। ये 75 तक सोने के जो आप नंबर दे रहे हैं सर, इसमें ओवरऑल सब है जिसमें बाहर कॉइन्स और ज्वेलरी सब है? 75 टन जो सोने की बिक्री हुई है, और कितने दिनों की ये नंबर है ये 75 टन का सर? ये मैं पूरा 10 दिन का आपको बता रहा हूँ, गुरु पुष्य नक्षत्र से लेके तो अभी आज का तो भाई दूज के बाद का सेकेंड डे है और ये पंचमी तक के ये पूरा अनुमान है कि 75 टन का फिगर ये पकड़ेगा। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ही एक सर्वे आया है, उसी में उन्होंने 10% ज्वेलरी में ग्रोथ हुई है और करीब कॉइन और बार में 41% की ग्रोथ हुई है, ऐसा उनका ही रिपोर्ट बता रहा है। तो ओवरऑल जो रिपोर्ट भी आ रही है और जो ग्राउंड जीरो पे हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है दोनों परफेक्ट मैच की जा रही है। और ओवरऑल जो मैंने कहा है कि करीब 75 टन, वो इससे भी अनुमान लगता है क्योंकि करीब करीब 1200 टन की इंडस्ट्री में से पूरे महीने में करीब 150 टन के आसपास का सेल होता है, उसमें से जो 50% जो सेल होता है वो इन 10 दिनों में होता है। और दिवाली और धनतेरस के बाद भी एक हफ्ते तक के इसका सेल इसलिए भी रहता है क्योंकि ज्यादातर जो धनतेरस के दिन जो खरीदारी करते हैं या धनतेरस के 2 दिन तक की जो खरीदारी करते हैं वो नॉर्मली सर्विस क्लास के लोग होते हैं, लेकिन सही मायने में जो बिजनेस क्लास जो होते हैं वो भी खरीदारी करते हैं क्योंकि केवल जैसे कपड़ा बेचने वाले हो गए या और होटल इंडस्ट्री के लोग होंगे वो भी तो खरीदारी करते हैं, तो उनकी खरीदारी दिवाली के बाद शुरू होती है और पंचमी तक के रहता है। तो ये अच्छा खासा फिगर इस बार हम लोग देखने को मिल रहा है। इस त्योहारी सीजन में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है बाजार में? किस तरह की बाइंग हो रही है? लाइट वेट ज्वेलरी की ज़्यादा बाइंग हो रही है, चांदी पर फोकस ज़्यादा है, स्टडेड ज्वेलरी की बाइंग ज़्यादा हो रही है? आपके रिटेल स्टोर से क्या ट्रेंड देखने को मिला और बाकी मेंबर जो देश भर के आपके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनसे क्या रिपोर्ट आ रही है? किस तरह की खरीदारी हो रही है? बिल्कुल, मैंने देश भर में काफी लोगों से बातें की है और बातों से ये समझ में आ गया है कि केवल एक कमोडिटी नहीं भी, एक कमोडिटी का एक आर्टिकल ही नहीं बिका है। जैसे कि सोने की चेन पहले कम बिकती थी, पहले ऐसा होता था कि धनतेरस या ऐसा कोई मुहूर्त है तो लोग बार या कॉइन ज्यादा खरीदते थे, लेकिन अभी ये चेंज हो गया। हमारा टोटल सेल में से 5% सेल ही अभी कॉइन और बार में रह गया। 95% जो सेल है वो हमारी ज्वेलरी में आ गया है। अभी चेनें पसंद की जा रही है, मंगलसूत्र पसंद की जा रही है, बैंगल्स पसंद की जा रही है और नो डाउट महंगा होने के कारण ऑलवेज लाइट वेट ज्वेलरी जो बड़ी दिखे वो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहती थी और पसंदीदा है भी। और साथ में सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनियम हर तरीके के लोगों ने यहाँ पे पसंद किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ही लोग यहाँ खरीदारी करते हैं। और मैं तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भारत में रहते समय 142 करोड़ की हमारी लोक संख्या है, जनसंख्या है, और जहां इतनी ज्यादा लोक संख्या और जनसंख्या है तो वहां पे निश्चित तौर पे व्यापार होना ही होना है। बस हमें अच्छी रेंज रख के जितना हम लोग इस व्यापार को सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करना चाहिए और इसी का फायदा जिन लोगों ने अच्छा खासा स्टॉक जमा किया या अच्छा खासा स्टॉक रखा है उनको अच्छे खासे फिगर्स भी मिले। अब शादियों के सीजन इतने लंबे समय तक अभी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है 12 नवंबर से, क्या लग रहा है वहां पर किस तरह की खरीदारी की उम्मीद आप लोगों ने, किस तरह का एस्टिमेट आप लोगों ने लगा रखा है राजेश जी? देखिए 40 लाख के आसपास की पूरे भारत में शादियां ऐसी जानकारी मिली है और मुझे लगता है कि ये 40 लाख एक अच्छा खासा फिगर होता है। और हमने ये देख भी लिया है कि लोगों ने नवरात्र से ही खरीदारी या बुकिंग करना शुरू कर दिया है और हमारे पास जो बुकिंग है वो अभी पंचमी और पंचमी के बाद तक के लोग अपनी ज्वेलरी लेके जा रहे हैं। और एक भारतीय संस्कृति में बोलिए या भारतीय परिपाटी में एक ये है कि नॉर्मली नवरात्र से लेके तो पंचमी तक के बहुत ज्यादा खरीदारी होती है क्योंकि लोगों को भी पता है इस समय में पूरे मार्केट में नया स्टॉक होता है, तो वो भी चाहते हैं कि मैं नए स्टॉक में से अपनी चीजें पसंद करूं। इस वजह से ग्राहक अच्छे खासे निकल के आए और मुझे लगता है अभी पूरा दिसंबर महीना भी है खरीदारी के लिए
और उसके बाद भी नए साल के बाद ये पूरा मई जून तक के पूरा अभी शादी का सीजन चलेगा। तो फेस्टिव सीजन के साथ साथ अभी वेडिंग सीजन का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट अभी इस इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो मई जून तक ये शादियों का सीजन चलेगा, उसके बाद और भी कई सारे त्योहार है जिसकी डिमांड भी रहेगी, तो ये डिमांड आगे भी बने रहने की संभावना है। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि मार्केट में क्या चल रहा है, हाजिर डिमांड किस तरह की है और क्या बाइंग, किस तरह की बाइंग हुई है त्योहारी सीजन। लेते कच्चे तेल की, जहां पर रिकवरी दिख रही है। दो अहम खबर है, एक तो ईरान की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि यूएस चुनाव के बाद वो वापस से इजराइल पर हमले की, स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। ये एक अहम खबर है जिससे सप्लाई रिस्क फिर से बाजार में आ गया है। और दूसरी खबर यहाँ पर है ओपेक प्लस, जो प्रस्तावित उत्पादन बढ़ोतरी की संभावना थी दिसंबर के महीने से, उसे अब डिले कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ये दोनों अहम खबर है जिससे क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। करीब 1.5 से 1.25% की तेजी दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट में। एमसीएक्स क्रूड में हालांकि मोर ट्रेडिंग में यहाँ पर काफी तेजी आ गई थी, उससे सुस्ती दिख रही है। क्या करना चाहिए क्रूड में? बीटूपन, आपको क्या लग रहा है क्रूड में क्या होगा यहाँ से? देखिए, जो ओपेक का जो स्टेटमेंट आया था, ये मोरलेस सबको समझ में आ रहा है कि देखिए क्रूड ऑयल में अभी जिस तरह से एक डाउन ट्रेंड में बाजार चला हुआ है और ये कोई भी अगर रिकवरी आता है तो यहाँ पे सेलो बन जाता है। तो यहाँ पे ओपेक का जो भी डिसीजन है ये मार्केट में ऑलमोस्ट बियर कर लिया। और दूसरा जो सिनेरियो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके ऊपर यूएस इलेक्शन के बाद क्लैरिटी आएगा, लेकिन वो ज्यादा मेजर एस्केलेशन फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है। तो और बाजार में देखिए आज एक थोड़ा सा रिकवरी दिया, दैट्स ए गुड थिंग, क्योंकि क्रूड ऑयल में देखिए बॉटम में सेल करने से अच्छा थोड़ा रिकवरी होने से अच्छा होता है सेल करने के लिए। और लास्ट 15-20 दिन में क्रूड ऑयल में काफी डिक्लाइन से लेके काफी लोगों को पैसा भी बना के दिया है। जब तक ये क्रूड ऑयल में देखिए एमसीएक्स का भाव एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो 6100 के नीचे, 6090 6100 के नीचे जब तक ये सस्टेन करता है तो बाजार में कोई रिकवरी अभी फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग रिकवरी या बुलिश मूवमेंट ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक में मैं बेचने के लिए ही सलाह दूंगा विथ ए स्टॉप लॉस अबव 6100 के ऊपर लगा के। तो फिलहाल के लिए भाव 5950 है, स्पाइक्स आता है तो 6000 6020 उसके आसपास के हिसाब से मेरे हिसाब से शॉर्ट बनेगा। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो जो 6000 वाला जो पुट है वो 200 के आसपास चल रहा है। तो ये देखिए होल्डिंग पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। अगर कोई डिक्लाइन आता है 180 170 का रेट भाव मिलता है तो मेरे हिसाब से पुट ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 250 300 330 ऐसे करके होल्डिंग पे ले सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर बाजार जब तक 6100 के नीचे है तो पॉसिबिलिटी है क्रूड ऑयल 5900 5850 टू 5750 तक आ सकता है इन द शॉर्ट टर्म। में आपको थोड़ी नरमी यहाँ पर दिख रही है, तो पुट खरीदने की सलाह यहाँ पर आपकी रणनीति है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो बेहतर है इस काउंटर को अवॉइड करें, क्योंकि पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन ये काउंटर है। मेटल्स की बात करते हैं, जिंक और कॉपर तेजी बढ़ी है, 853 के ऊपर कॉपर आ चुका है, 288 के ऊपर जिंक आ चुका है, लेकिन एल्युमिनियम पर दबाव है 240 के करीब, और लेड में यहाँ पर हल्की तेजी है 183 के ऊपर। क्या पसंद है बीटूपन आपको मेटल्स में, अगर कोई एक काउंटर चुनना हो तो? अगर आप बाय साइड में देखेंगे तो जिंक पे रहना पड़ेगा, और कॉपर में भी थोड़ा बायस पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सस्टेनेबल बायस है। कॉपर कभी भी पुल बैक आता है तो वो फिर वहीं पे सेलिंग आ जाता है कंटिन्यूअसली। मॉर्निंग मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, 855 856 तक बाजार जा सकता है पुल बैक, तो मुझे लग रहा है वहीं पे सेल बनेगा। 855 से 856 का रेंज पे मेरे हिसाब से एक शॉर्ट बनेगा विथ टारगेट ऑफ 840 टू 845 का एक रेंज बनेगा विद स्टॉप लॉस अबव 862। ओके, तो कॉपर में फिलहाल के लिए मुझे शॉर्ट बन रहा है, और जिंक में लग रहा है कि थोड़ा सा बाय बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस बनेगा जिंक का जब तक ये 282 के ऊपर होल्ड कर रहा है। ओके, जिंक में कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है फिलहाल। ओके सर, 10 सेकेंड में नेचुरल गैस में बता दीजिए बीटूपन, वक्त कम है। नेचुरल गैस बताइए, 3.5% आज गिरावट दिख रही है। बनेगा, लास्ट में हम लोगों ने बात किया था, अभी 219 के आसपास भाव है, 227 टू 28 का अगर पुल बैक मिलता है तो नेचुरल गैस में शॉर्ट बनेगा विद टारगेट ऑफ 205। अब सीधे एग्री मार्केट का रुख करते हैं। हमारे साथ किशोर शाह हैं, मसाला कारोबारी है, ऊंझा से आते हैं। जीरे पर सबसे पहले बात होगी। किशोर जी, आप बताइए जीरे में क्या हो रहा है, क्यों ये गिरावट बढ़ती जा रही है, और गिरावट आपको लग रही है क्या? डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है? कहा जा रहा है कि अभी भी औसतन 15,000 बैग का अराइवल्स है ऊंझा मंडी में, क्या ये सही है? इस खबर को पहले मुहर लगाइए सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले तो ईटीवी स्वदेशी नाव के ऊपर आपकी और आपकी टीम को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं सर। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर।
एक्चुअली अभी तो मार्केट करीबन 8 दिन से बंद है और ये मार्केट ओपन होगा 6 तारीख को, बुधवार को। नए साल मतलब दीपावली की छुट्टियां चल रही है, लेकिन जब बंद हुआ था मार्केट, तब तक मार्केट के अंदर 15 से 17 हजार की आपकी कंटिन्यू थी, बिकवाली हावी थी, किसान माल बेच रहे थे, उसके हिसाब से बाजार नीचे आया था। अब दीपावली से लगा के कम से कम 15 दिसंबर तक सीजन, ये सोइंग की सीजन चालू होगी, वहां थोड़ी बहुत बिकवाली रहेगी और किसान माल बेचेंगे, क्योंकि नई सोइंग जीरे की करनी है अभी, इसकी वजह से बाजार थोड़ा दबाव पर है। बुआई को लेकर क्या रिपोर्ट है? कहा जा रहा है कि गुजरात में इस बार 25% कम बुआई की संभावना है, इस बात को आप भी मानते हैं क्या? हाँ जी सर, थोड़ा अभी कहने को जल्दी, लेकिन क्या भाव नीचे होने की वजह किसानों को इस बार पूरे लास्ट जो 600 के अंदर जीरा बेचा था, अभी भाव चला 250 रुपया, 240-50 रुपए के हिसाब से, तो इसकी वजह के हिसाब से किसानों को थोड़ा रुझान कम है और माल भी कैरी फॉरवर्ड है किसानों के पास। इसकी वजह से 20-25% जीरा कट सकता है और राजस्थान के भी थोड़ी बहुत बुआई कम हो सकती है। लेकिन अभी मेन क्या है कि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा है। जैसे ठंडी चालू होगी तब बिजाई चालू होगी, अभी ये मौसम बिजाई के लिए अनुकूल नहीं है सर। ओके सर, जीरा या धनिया, क्या आपको लग रहा है कहाँ तेजी की संभावना लग रही है और कहाँ गिरावट की? बता दीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ जी सर, धनिया के अंदर थोड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि इस बार पानी अच्छा गिरा है राजस्थान और एमपी के अंदर, तो वहाँ धनिया की बिजाई 100% कट रही है। इसकी वजह से इन्वेस्ट जो करना चाहिए वो धनिया में पहले करना चाहिए, कि धनिया का ऑलमोस्ट पूरा भाव बहुत नीचे चल रहा है करीबन 2 सालों से, तो धनिया के अंदर मौके बन सकते हैं। क्यों कि धनिया का जो वायदा अप्रैल का खुला है वो अभी से ऊपर है और जीरे का वायदा अभी जो खुला है वो नीचे है सर, इसलिए धनिया ने इन्वेस्ट करना चाहिए। धनिया में मतलब प्रॉफिट का मुनाफा या कोई भी मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी मतलब आपको तेजी मिल सकती है। जीरे में थोड़ा भी मुश्किल है सर। जीरे में मुश्किल लग रहा है, लेकिन धनिया में यहां से तेजी लग रही है। आप वहां पर गिरावट पे खरीदारी की सलाह आ रही है किशोर जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद सर। विरुवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री मार्केट में लोगों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए, लेकिन इक्विटी मार्केट को देखो तो बिकवाली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। 23,860 तक निफ्टी आ चुका है, करीब 450 अंकों की गिरावट यहाँ पर। बैंक निफ्टी में करीब 600 अंकों की गिरावट है। लेकिन इक्विटी वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद FNO जंक्शन में। नमस्कार।